हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आज से सीमा नितिन सांगवान जी की बुक एसेंशियल सोशियोलॉजी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम देखेंगे। बुक इंडेक्स में जो कि यूपीएससी के रेफरेंस में टॉपिक वाइज दिया गया है, लेकिन हम साथ में उससे नेट से आ रहे पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता का भी टॉपिक थोड़ा मैच करते चलेंगे। वैसे अमूमन टॉपिक सबके मैच ही होते हैं, बट क्वेश्चन के स्टैंडर्ड चेंज रहते हैं। लेकिन हाई इम्पॉर्टेंस के लिहाज से हम बताते चलेंगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। हम आज सबसे पहले इसका कंटेंट देखेंगे पेपर 1 का, कि हमारा क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देन चैप्टर नंबर 1 हमारा है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, समाजशास्त्र विद्या शाखा, जिसके सब टॉपिक में हमें जानना है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मीन्स कि यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, मीन्स कि समाजशास्त्र का उदय। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है ये जानना है। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, मतलब समाजशास्त्र और अदर जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनको इसके साथ पढ़ना है जोड़ के। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, मीन्स कि समाजशास्त्र को हमको सामान्य बोध के साथ पढ़ना है। कॉमन सेंस है क्या, इसके बारे में जानना है, और समाजशास्त्र में इसका यूज कैसे होता है ये जानना है। ओके, देन फ्रेंड्स हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 सोशियोलॉजी एंड साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसे है। तो समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, तो इसका सब टॉपिक देखेंगे साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक, विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति एंड उसकी समीक्षा आलोचना, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन रिसर्च मेथडोलॉजी, इसके अनुसंधान क्रियाविधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व हमको देखने हैं। पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, प्रत्यक्षवाद और इसकी आलोचना देखनी है। फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, मीन्स कि तथ्य मूल्य एवं उद्देश्य परकता, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि उद्देश्य परकता। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, मीन्स कि अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधियाँ हमको जाननी है। एंड चैप्टर नंबर 3 है हमारा रिसर्च मेथड, अनुसंधान पद्धति। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर जो है ना, ये जीआईसी प्रवक्ता, पीजीटी एंड नेट जेआरएफ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का सब टॉपिक, जिसमें है क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, मतलब कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धति है अनुसंधान की हमको जाननी है। एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा कलेक्शन की तकनीक जो है वो हमें जाननी है। वेरिएबल्स, प्रतिमान, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस मतलब प्राकल्पना, रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी, मीन्स कि हमको जानना विश्वसनीयता एवं वैधता, विश्वसनीयता एवं वैधता के बारे में जानना है। देन चैप्टर नंबर 4 हमारा है सोशल थिंकर्स, समाजशास्त्रीय विचारक। एंड जो ये रिसर्च मेथड था ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए है। तो ये टॉपिक हमारे जीआईसी प्रवक्ता में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नेट जेआरएफ के लिए है। इसके लिए भी है, ऐसा नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 4 हमारा है सोशल थिंकर्स, जो कि ये इन सब के लिए प्लस यूपीएससी के लिए तो है ही, प्लस पीजीटी के लिए भी। अब जिसमें कुछ कुछ थिंकर्स हैं, जैसे कि हम देखें कि आगे कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर, ये जो हैं ये हमारे सारे जो भी समाजशास्त्र से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सब के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हम देखेंगे समाजशास्त्र विचारक में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फंक्शनलिज्म, मीन कि प्रकारवादी दृष्टिकोण, प्रकारवाद को जानना है। एंड सेकंड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, मीन्स कि संघर्षवादी दृष्टिकोण हमें पढ़ना है, संघर्षवादी दृष्टिकोण।
एंड हमारा थर्ड है सब टॉपिक कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलाइनेशन एंड क्लास स्ट्रगल। मीन्स कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की विधि, एलाइनेशन मीन्स कि अलगाववाद, क्लास स्ट्रगल मीन्स कि वर्ग संघर्ष। ये सारी चीज़ें हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरीज में पढ़नी है। देन हमें देखना है इमाइल दुर्खीम को, उनका सिद्धांत है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का सिद्धांत, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य, सुसाइड आत्महत्या, रिलीजन एंड सोसाइटी धर्म और समाज। देन मैक्स वेबर को पढ़ना है जिसमें सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मीन्स की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप, अथॉरिटी मीन्स की सत्ता, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, प्रोटेस्टेंट इथिक मतलब प्रोटेस्टेंट नैतिकता एंड कैपिटलिज्म स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पूंजीवाद का उदय धर्म के संदर्भ में। नेक्स्ट हमें देखना है तालकट पार्सन्स को जिनका सिद्धांत है सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल्स। मीन्स की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानना है और प्रतिमान चर मतलब व्यवस्थाएं एक जगह से दूसरी जगह कैसे चेंज हमें मिलती हैं, पैटर्न वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमको पढ़ना है आर के मर्टन को जिनकी थ्योरी है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। मीन्स की प्रकट और अप्रकट प्रकार्य, प्रकट और अप्रकट मतलब कुछ बहुत से सामाजिक वर्क होते हैं जो हमें दिखते हैं, मतलब रीति रिवाज फंक्शन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं कि हाँ इसका क्या सामाजिक महत्व है। बट कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका सामाजिक महत्व दिखाई नहीं देता है बट वो होता है, वो छुपा होता है उस कार्य में उसका सामाजिक महत्व। जैसे कि एक शादी का फंक्शन हो रहा होता है, उसमें कई सारी शादियाँ फिक्स हो जाती हैं। ओके, देन हम पढ़ेंगे जीएच मीड को जिनकी थ्योरी है सेल्फ एंड आइडेंटिटी, सॉरी इसके पहले हम ये कन्फर्मिटी एंड डेविएंस रेफरेंस ग्रुप। मीन्स की अनुरूपता और विचलन और संदर्भ समूह बताना रह गया था। जीएच मीड का सेल्फ आइडेंटिटी मीन्स की आत्म और तादात्म्य का सिद्धांत, अर्थात स्व का सिद्धांत, स्व का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेल्फ इन्होंने दिया है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में जीएच मीड ने अपनी सारी थ्योरी दी है सेल्फ एंड आइडेंटिटी की। देन चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन मोबिलिटी, स्तरीकरण और गतिशीलता। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, यूपीएससी के लिए तो है ही, जेआरएफ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड ये जीआईसी प्रवक्ता में भी ये सिलेबस दिया गया है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या सब टॉपिक है उसको देखेंगे, जैसे कि इनइक्वलिटी एंड इक्वलिटी, समानता और असमानता, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डिप्रीवेशन। मीन्स कि हमको देखना है समानता, असमानता, अधिक्रम, अपवर्जन, गरीबी, वंचना। नेक्स्ट सब टॉपिक है थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण का सिद्धांत। अब स्तरीकरण को हम इसमें देखेंगे 3 तरीके से। स्तरीकरण एक तो देखेंगे हम प्रकारवादियों का क्या दृष्टिकोण है, फंक्शनलिस्ट व्यू। एक देखेंगे वेबर का क्या दृष्टिकोण है, प्रकारवादी मीन्स कि दुर्खीम के नज़र से हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इमाइल दुर्खीम जो है वो क्या मानते हैं, उनका नज़र क्या है, मर्टन क्या सोचते हैं, ऐसी चीज़ें देखेंगे। देन मार्क्सवादी दृष्टिकोण हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को, मतलब स्तरीकरण को हम पैसे की नज़र से देखेंगे। ओके, भौतिकतावाद की नज़र से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेबर का व्यू, जो बेबर का त्रिआयामी सिद्धांत है स्तरीकरण का। इन्होंने स्तरीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए, जिसमें कि हम बेबर के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिन्होंने स्टेटस को सर्वोपरि माना है, उस दृष्टिकोण से हम इस स्तरीकरण के सिद्धांत को देखेंगे। देन हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास, स्टेटस, ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। मीन्स कि हम आयाम देखेंगे स्तरीकरण के कि
क्लास के रेफरेंस में स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस मीन्स की निर्जातीयता एंड प्रजाति। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्जातीयता एंड प्रजाति, एथनिसिटी एंड रेस। एंड सेकेंड हमारा है सोशल मोबिलिटी मीन्स की सामाजिक गतिशीलता। एंड सोशल मोबिलिटी का ओपन एंड क्लोज सिस्टम, मतलब सामाजिक गतिशीलता में मतलब जो सामाजिक गतिशीलता मीन्स की परिवर्तन होना समाज में, तो इसमें ओपन एंड क्लोज सिस्टम मीन्स की ओपन सिस्टम वही कि हाँ जिसमें कुछ चेंज होने की गुंजाइश होती है, एंड क्लोज सिस्टम नॉट कैन बी चेंज, मतलब चेंज हो ही नहीं सकता। जैसे कि क्लोज सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में जो हमारा मैरिज सिस्टम होता है, मतलब नो देन नो, चेंज हो ही नहीं सकता है कि हाँ हम अदर कास्ट में कर सकते हैं। अब तो मतलब देख सकते हैं कि हाँ समाज चेंज हुआ है, इसीलिए तो हम मोबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मतलब ये सिस्टम जो क्लोज्ड वाले थे वो थोड़े थोड़े ओपन में आ रहे हैं, बट जो क्लोज थे तो क्लोज हैं भी, पूरी तरह से नहीं ओपन हुए हैं। वो समाज के रेफरेंस से ओपन होते दिखते रहते हैं। सो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे भी, इसके आगे भी थ्योरी जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें थी जो नहीं हो सकती थी चेंज, बट उसमें अब थोड़ी थोड़ी गुंजाइश देखी जा रही है। तो वर्तमान समाज के संदर्भ में भी हम सारी थ्योरी, एक चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें हम देखेंगे। ओके, देन हम देखते हैं सोर्स एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी, मतलब स्रोत क्या है गतिशीलता का और कारण क्या है, क्यों मतलब गतिशीलता हो रही है। एंड टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का जो प्रकार है वो क्या है। देन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, स्लेव, फ्यूडल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, मीन्स के जो सामाजिक संगठन हैं वो वर्क के डिफरेंट टाइप, मतलब समाज में उनके क्या हैं वो, जैसे कि स्लैब समाज जो मतलब दास समाज है उसमें क्या है इसका वर्क का मतलब डिफरेंशियल, एंड सामंती समाज में क्या है, इंडस्ट्रियल में क्या है, पूंजीवादी में क्या है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, कार्य करने के जो औपचारिक एंड अनौपचारिक संगठन है वो क्या क्या हैं। ओके, औपचारिक मतलब जैसे कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं होती हैं पहले से स्थापित होती हैं, औपचारिक तंत्र होते हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए हमारा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निदेशालय, इसकी ऑफिस। बट शिक्षा के लिए अगर प्रथम नाम का एनजीओ काम करता है, वो अपनी ऐसा रिपोर्ट निकालता है, वो देता है कि हाँ ये चीज़ें हुई, क्या क्या कितने लोग बच्चे शिक्षित हुए, कितने लोग ड्रॉप आउट हुए, कितने परसेंट पढ़ रहे हैं, कितनी लड़कियों का एडमिशन हो रहा है, कितने ड्रॉप आउट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारा ये प्रथम एनजीओ ऐसे रिपोर्ट के माध्यम से बताता है। तो ये हमारा क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। अनफॉर्मल अगर शिक्षा मंत्रालय में मतलब ये संसद का कोई अधिनियम पारित होता है शिक्षा के तहत, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत वर्क करेगा। जैसे कि हमारा 86 अमेंडमेंट हुआ शिक्षा का, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत सारा काम हुआ। ओके, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे इसको फॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। देन हम देखेंगे लेबर एंड सोसाइटी, श्रम और समाज। समाज में श्रम का स्टैंडर्ड क्या है, कि कैसे होता है, किस किस आधार पे बटा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, राजनीति और समाज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता और यूपीएससी के लिहाज से तो है ही, और इन सब के सिलेबस में ये है भी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। फिर हम इसका सब टॉपिक देख लेंगे। पहला टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर एंड पावर इलिट, मतलब कि शक्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत और अभिजन शक्ति अभिजन, पावर इलिट शक्ति अभिजन। ये अभिजन जो होता है मीन्स कि एक समाज है, उस समाज में आम लोग जैसे होते हैं वैसे उसमें कुछ श्रेष्ठ लोग होते हैं जिनके हाथ में सत्ता होती है, और उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं अभिजन।
ऐसा पहले से चलता आ रहा है कि जिनके हाथ में शक्ति होती है, मतलब एक डिसाइडेड हो जाती है कि इनके हाथ में शक्ति रहेगी ही हमेशा, मतलब ये पावर रहेगी ही, तो और वो इलिट हो जाते हैं। मतलब सबसे उन सब में से जितने समाज जो है उन समूहों में से एक विशिष्ट समूह, पावर इलिट। देन हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही पढ़ना है। प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स कि दबाव समूह के बारे में पढ़ना है। ये सारा वैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर में भी ये सब होता है। पॉलिटिकल पार्टीज पढ़नी है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट है, सिटीजनशिप है। नेशन है, नेशनलिज्म है, मतलब राष्ट्र और राष्ट्रवाद। स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। देन आइडियोलॉजी, कलेक्टिव एक्शन एंड प्रोटेस्ट, एजिटेशन, ये सारा हमारा टॉपिक इसमें पढ़ना है। सोशल मूवमेंट्स मतलब सामाजिक आंदोलन, रिवोल्यूशन मीन्स की क्रांति। देन चैप्टर नंबर 8 देखेंगे हम, रिलीजन एंड सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो सिलेबस है ये नेट में भी है, पीजीटी में भी है, जीआईसी में भी है, जिसमें हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन देखेंगे, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। रिलीजियस प्रैक्टिस में देखेंगे एनिमिज्म मीन्स की आत्मावाद। आत्मावाद मीन्स की हर चीज़ों में आत्मा निवास करती है, और इसको सामाजिक दृष्टिकोण से इस थ्योरी को पढ़ेंगे। ईबी टायलर ने दिया है आत्मावाद का सिद्धांत, उसमें हम देखेंगे डिटेल में। एंड रिलीजियस प्रैक्टिस में हम मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म देखेंगे, मीन्स कि एकात्मवाद और बहुतत्ववाद। मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म मीन्स कि एकात्मवाद और बहुतत्ववाद देखेंगे। देन हम देखेंगे प्रैक्टिस में ही सेक्ट एंड कल्ट, मीन्स कि पंथ और संप्रदाय। एंड देखेंगे रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन एंड साइंस, मतलब आधुनिक समाज में धर्म कैसे है और उसको साइंस से जोड़ के कैसे हम पढ़ते हैं। धर्म और समाज कैसे इसको साथ में पढ़ते हैं। देन रिलीजन इन, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, सब टॉपिक रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है धर्म निरपेक्षीकरण और धर्म निरपेक्षता, सेकुलराइजेशन एंड सेकुलरिज्म। एंड देन हमारा टॉपिक है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, फंडामेंटलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, मीन्स कि धर्म का आधुनिक समाज में मूल तत्ववाद क्या है, मतलब कैसे वो पनपा, मूल तत्ववाद फंडामेंटलिज्म क्या है। एंड धर्म का पुनः प्रवर्तनवाद, रिवाइवलिज्म मीन्स क्या, पुनः प्रवर्तन, पुनः मतलब सुधार होके फिर धर्म कैसे अपना काम किया, पुनः प्रवर्तनवाद। देन हमारा चैप्टर नंबर 9 है सिस्टम ऑफ किनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिस्टम ऑफ किनशिप, नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था जो है ये जीआईसी प्रवक्ता के सिलेबस में भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, नेट से आरएफ में भी है एंड पीजीटी में भी है। जिसका सब टॉपिक हम देखेंगे फैमिली, हाउस होल्ड एंड मैरिज, मीन्स कि परिवार, गृहस्थी और विवाह। परिवार, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज एंड इन टाइप्स, lineage एंड डिसेंट, पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स की पितृसत्ता और लिंगात्मक विभाजन श्रम का, मतलब कि महिलाओं के लिए घर का काम, पुरुषों के लिए बाहर का काम, दैट इज डिवाइडेड, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा ये पितृसत्ता में माना जाता है, पैट्रियार्की में। तो कैसे कैसे समाज में था इसको हमें पढ़ना है। देन कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, मतलब कि समकालीन जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं, किनशिप पैटर्न, फैमिली मैरिज की, मीन्स की फैमिली पहले कैसे होती थी, पहले घर में जैसे पहले सारे लोग मतलब साथ में होते थे, अब सिंगल फैमिली सिस्टम अभी स्टार्ट हो गया, लोग अकेले रहना चाहते हैं। मीन्स कि मैरिज कैसे कैसे पहले होती थी समाज में, अब उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, ये हमें सारी चीज़ें इसमें देखनी है। किनशिप पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, पहले मतलब
रिश्तेदारी में कैसे हम किनसी पैटर्न्स मीन्स कि हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, इनका जो पैटर्न था पहले क्या था, अब क्या है, इन चेंज में इन सबको हमें देखना है। देन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, सामाजिक परिवर्तन समाज में, मतलब जो आधुनिक समाज है उसमें सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुआ ये हमें पढ़ना है। देन हम थ्योरी देखेंगे इसकी, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, समाजशास्त्री सिद्धांत देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का कि क्यों परिवर्तन हुआ, इसका रीज़न क्या है, कैसे हुआ, क्या कारण था। देन डेवलपमेंट है डिपेंडेंसी, विकास और निर्भरता देखेंगे। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज देखेंगे, मीन्स के कारक क्या हैं सामाजिक परिवर्तन के। एजुकेशन एंड सोशल चेंज देखेंगे, शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़ा देखेंगे। देन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज देखेंगे, मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आने से हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया पेपर 1 में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और जैसा कि हमने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर इसका 4 था, समाजशास्त्री विचारक, जिसको हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ओके, देन हम सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, सोशल थिंकर्स। सोशल थिंकर्स जिसमें कि हम देखेंगे कार्ल मार्क्स को सबसे पहले। इसमें सबसे पहले हम इंडेक्स को समझ लेते हैं कि हमको जानना क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो एक चार्ट पहले दिया गया है हमारे टॉपिक में, तो चार्ट हम पहले देख लेंगे, उसके बाद में डिटेल में सारे थिंकर्स को अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो सोशल थिंकर्स में हमें देखना है वर्किंग पीरियड उनका क्या था और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, मतलब उन्होंने योगदान क्या दिया सिद्धांत में, अपने कौन सा सिद्धांत दिया, उसको देने का उद्देश्य क्या था, उन्होंने किस मेथड का यूज़ किया, संदर्भ क्या था जब उन्होंने सिद्धांत दिया था, उस टाइम समाज में स्थिति क्या थी, एंड वो प्रसिद्ध क्यों हुई है, फेमस किस लिए हुई है। ओके, देन हमारे फर्स्ट थिंकर्स हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का जो टाइम पीरियड था वो था 1840 से 83 के बीच, इनका जो वर्किंग पीरियड था। इनकी जो थ्योरी है वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एलाइनेशन, मीन्स कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अलगाववाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद जिसमें हमको ये पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था जब जब बदलती है तब तब समाज बदलता है, मीन्स कि हर चीज़ें हमें पैसे पे केंद्रित करके देखनी, इसी नज़र से देखना है, भौतिकतावाद की नज़र से। एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमें पढ़ना है, मीन्स कि वर्ग संघर्ष, मीन्स कि दो वर्ग की इन्होंने अवधारणा बताई है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ऐसा वर्ग, हैव्स मीन्स सबके पास, जिनके पास सब कुछ है, एक ऐसा वर्ग जिनके पास कुछ नहीं है। तो इन दोनों में ये बताया गया है कि जिनके पास सब कुछ है उनसे जिनके पास कुछ नहीं है वो उनसे वो करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं ताकि वो भी उनकी तरह हो जाए, और जो जिनके जिनके पास मतलब जो हैव्स हैं, हैव्स चाहते हैं कि वो हमारे बराबर ना होने पाएँ, मतलब वो ऊपर आना चाहता है, वो नीचे नहीं जाना चाहता है, वो उनको ऊपर आने देना नहीं चाहता, इस वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, वर्ग संघर्ष। देन हमारा है एलाइनेशन। एलाइनेशन मीन्स कि अलगाव। इसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, लोग मिले, लोगों ने मतलब जब उद्योग धंधे लग गए तो लोग काम में लगे, काम में लगने से वर्किंग आवर बढ़ा, वर्किंग आवर जब बढ़ा तो लोगों ने, उनके दिमाग में आया कि कैसे कैसे हमारे मतलब हम पैसे बढ़ा सकते हैं। जब पैसे बढ़ाने को अपने सोचेंगे तो वर्क का आवर भी ज़्यादा होगा, वर्क आवर ज़्यादा होगा तो लोड भी ज़्यादा होगा, इससे एंग्जाइटी होगी, चिंताएँ बढ़ेंगी, प्रेशर होगा। देन इंसान मशीनी युग में प्रारंभ करेगा और इंसान भी मशीन की तरह हो जाएगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद से अलग हो जाएगा, सेल्फ सेल्फ मतलब फ्रॉम। ओके, तो यही सारी चीज़ें इनकी बताई गई हैं कि मतलब एलाइनेशन में क्या क्या होगा। तो इनकी थीम थ्योरी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो यही है। इनका उद्देश्य क्या था जब इन्होंने दिया था इस थ्योरी को,
तो ये मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट एंड इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, मीन्स कि संघर्षवादी दृष्टिकोण इनका है, पूरा पूरा कह सकते हैं। इनका मतलब होता है जो समाज होता है, समाज में जो सामाजिक रिश्ते होते हैं वो संघर्ष पे आधारित होते हैं, मीन्स कि हर कोई अपने आप को आगे बढ़ाने की होड़ में लगा रहता है। तो इसी पे रिश्ते संबंध जो होते हैं समाज के वो टिके होते हैं। हर कोई स्वार्थी होता है, कुल मिला के इनका कहने का मतलब मोटा मोटा ये है। तो ये सारा पर्सपेक्टिव हमको देखना है। मेथड आर्म डायलेक्टियल मटेरियलिज्म, मीन्स कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की नज़र से भी इनकी थ्योरीज को हमें पढ़नी है। अब जब इनकी थ्योरी आई तो उसका संदर्भ क्या था, कॉन्टेक्स्ट जिस टाइम इन्होंने दिया था, क्या समाज में आखिर चल क्या रहा था। देन चाओज इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मीन्स कि औद्योगिक समाज का उदय हो गया था, और औद्योगिक समाज का जब उदय होगा तब भाई एक इंडस्ट्री आएगी। अब इंडस्ट्री आएगी तो उसमें एक वो होगा जिसकी वो इंडस्ट्री है, उसमें लेबर होंगे जो उनके यहाँ काम करेंगे, तो अपने आप से ही दो वर्ग तैयार हो जाएगा, एक पूंजीपति एक श्रमिक। तो इन्होंने देखा कि उस टाइम पे जो श्रमिक थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही मतलब बुरी थी, उनका शोषण हो रहा था, श्रमिक का उनका शोषण हो रहा था, बिकॉज अब्सेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, अब्सेंस था कल्याणकारी राज्य। सो इन्होंने समाज में सब कुछ देखा और उसी के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया। एंड ये फेमस क्यों हुए, हम दिन देखेंगे कि फेमस क्यों हुए। तो इनका रेडिकल अप्रोच था कंसर्न फॉर द पुअर एंड डिप्राइव्ड एंड गेव प्राइमेसी टू सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल। इन्होंने इंडिविजुअल से ज़्यादा जो प्राथमिकता दी वो किसको दिया, पुअर एंड डिप्राइव्ड, गरीब और वंचित लोगों की स्थिति को देखा और उन्हीं को प्राथमिकता दिया, उन्हीं के आधार पे अध्ययन किया। इनका अध्ययन जो है वो आम आदमी के अध्ययन पे आधारित था, इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए। कि राजा रानी की कहानियाँ, उनकी शौर्य विलासिता की कहानियाँ तो सब बताते हैं, बट आम आदमी कैसे इतिहास में जिया, कैसे क्या किया, ये कौन बताएगा। सो इन्होंने बताया। देन फ्रेंड्स हम अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर इमाइल दुर्खिम, जिनका टाइम पीरियड है 1890 से 1912, 1890 से 1912 के बीच में। इनकी जो थ्योरी है वो है सोशल फैक्ट, सुसाइड, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड रिलीजन, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, श्रम का सिद्धांत और धर्म का सिद्धांत। इनका मोटा मोटा कह सकते हैं कि इनका जो मेन सब कुछ था केंद्रित था वो समाज पे केंद्रित था, मतलब कुछ भी चीज़ें घट रही हैं ना तो उसके सेंटर में समाज है। जैसे कि ये सुसाइड हुआ, ये श्रम विभाजन हुआ, ये धर्म हुआ, ये और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, संघर्ष सहयोग जो भी चीज़ें हम कह सकते हैं समाज में होती हैं, इन सब का मेन श्री समाज है, इसका जिम्मेदार समाज है, मतलब हर चीज़ों का जिम्मेदारी समाज को मानते हैं। इसी आधार पे इन्होंने अपनी सारी थ्योरी दी। जैसे कि कह सकते हैं एज एग्जांपल हम देख लें इनका डिवीज़न ऑफ लेबर, उन्होंने बताया कि समाज की वजह से ही ये जो विभाजन था श्रम का ये था, मीन्स कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, ये सब समाज ने ही तो ये रूल बनाया है, यानी कि इसका कारण वही तो है। तो सेंटर में उन्होंने उसी को रखा। ये कैसे टाइप के मतलब समाजशास्त्री थे, इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने किस मेथड का यूज़ किया था अपनी थ्योरी बताने में। तो जो इमादुरखीम थे वो हमने पहले ही बताया कि प्रकारवादी थे, पॉजिटिविस्ट इनका पर्सपेक्टिव था, मीन्स कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण था। ये विज्ञान की धारा में समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते थे और ये प्रकारवादी थे। प्रकारवादी मतलब कि समाज है, समाज के ये सभी अंग हैं, तंत्र हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा शरीर, इसके सभी तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और आपस में मिल के मतलब सहयोग वाला रवैया अपनाते हैं और कार्य करते हैं। वैसे इनका मानना है कि समाज में ये न्यायपालिका हुई, कार्यपालिका हुई, व्यवस्थापिका हुई, पुलिस व्यवस्था हुई, मतलब जो भी चीज़ें हैं, हमारी पंचायत हुई, व्यक्ति हुआ, व्यक्ति में जैसे कि धर्म की संस्था हुई, ये सारे एक दूसरे से जुड़ के सहयोग दे के एक वर्क करते हैं। तो इनका मेन जो फोकस था, उद्देश्य था, इनकी थ्योरी यही थी, प्रकारवादी। एंड इन्होंने
एक्सपेरिमेंटेशन, इंडक्टिव एंड कैजुअल इन्होंने बताया, मतलब फंसलेज में मीन्स कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी, जैसे कि विज्ञान है, इसमें पहले ही बोला ना कि इनका पॉजिटिव अप्रोच था, पॉजिटिव प्रत्यक्षवादी अप्रोच, जिसके माध्यम से इन्होंने मतलब जैसे कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर अध्ययन करते हैं विज्ञान में, वैसे ही इन्होंने समाज में अध्ययन किया। आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने इसी मेथड से किया। ओके, देन हम देखेंगे कि इनका संदर्भ क्या था। तो जिस टाइम इनकी थ्योरी है उस टाइम समाज में चल क्या रहा था। तो सोशल डिसऑर्डर इन यूरोप इन जनरल, फ्रांस इन पर्टिकुलर, अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी ड्यू टू चेंज। मीन्स को जो सामाजिक व्यवस्था था ना उसमें काफ़ी मतलब डिसऑर्डर थी, मतलब ऑर्डर तरीके से नहीं थी, स्पेशली यूरोप में फ्रांस स्पेशली। और इन्होंने देखा कि इस वजह से जो मतलब चेंज हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसकी वजह से सोशल डिसऑर्डर आ गया था, स्पेशली फ्रांस में अनिश्चितता आ गई थी लोगों के बीच में, जिससे लोग एंग्जाइटी करने लगे थे ड्यू टू चेंज, मतलब कि परिवर्तन से उन पे दबाव आ रहा था, प्रेशर आ रहा था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि ये हो क्यों रहा है। अब इसको हमको जानना है तो हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, किस परिवर्तन से चिंता, दबाव ये सब हो रहा है। परिवर्तन कैसे हुआ, जब क्रांति आई, फिर उद्योग धंधे लग गए तो उससे लोगों को मतलब होता नहीं है कि हमको आगे जाना, ये सारी चीज़ें होने लगी। और दबाव आ रहा है तो लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, दबाव आ रहा है तो फिर लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें से चले जाते थे एकदम चिंता में, अवसाद में। तो इनका अध्ययन हम कैसे करें, इसके लिए दुर्खीम आए और इन्होंने अपनी थ्योरी दी, सुसाइड, डिवीज़न ऑफ लेबर, रिलीजन, सोशल फैक्ट सारी। ये फेमस क्यों हुई है? तो फर्स्ट ट्रू सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी, known for purely sociological explanation developed and distinct methods। इन्होंने अपनी जो समाजशास्त्री अपना सिद्धांत दिया उस मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन विकसित करके, व्याख्यात्मक दृष्टि से इन्होंने जो दिया ना, इसकी वजह से इनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने डेवलप किया कई सारा तरीका समाज के अध्ययन करने का, और इन्होंने विषय दिया समाजशास्त्र। एंड देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर्स के बारे में, मैक्स वेबर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर है। इनका टाइम पीरियड है 1900 से 20 के बीच में। इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड आइडियल टाइप्स, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सत्ता का सिद्धांत, आइडियल टाइप, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मीन्स कि समाज में जो सत्ता होती है कैसी कैसी टाइप की होती है, तर्कवादी सत्ता एंड चमत्कारी सत्ता, ये सारी इन्होंने बताई है कि मतलब कैसे। और ये हमेशा मानते थे ना कि सत्ता जो स्रोत होता है, मतलब सत्ता को प्राप्त करने का वो शक्ति होता है, जिनके पास शक्ति होती है उनको सत्ता मिलती है, ऐसा ये मानते थे। और ये स्टेटस पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि पैसे भी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टेटस। जैसे कि मार्क्स ने पैसा कहा सब कुछ है, तो उसके सबसे बड़े आलोचक हैं मैक्स वेबर, जो कि वो बताते हैं कि नहीं, स्टेटस इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि हमारे यहाँ कितने लोगों के यहाँ से कार्ड आता है, मतलब कितने लोग हमें बुलाते हैं, हम कितनों को बुलाते हैं, समाज में कितने लोग हमसे सलाह लेते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसा। क्योंकि पैसा तो एक साहूकार के पास भी होता है बहुत सारा, लेकिन नो वन केम फॉर डिसीजन, उसके पास कोई भी मतलब सलाह लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि ये हर डिसीज़न में पैसे को केंद्र में रखेगा, ना कि सम्मान को। मोस्टली ऐसे ही होता है। तो ये बीच में रखते हैं स्टेटस को, एंड मार्क्स रखते हैं पैसे को, और दोनों एक दूसरे के इस थ्योरी में आलोचक होते हैं। इनका मैक्स वेबर का जब सिद्धांत आया, पहले देखेंगे कि इनका उद्देश्य क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था। तो इन्होंने किस पद्धति का यूज़ किया अपने सिद्धांत देने में। तो सबसे पहले तो ये जो थे ना,
इनका पर्सपेक्टिव जो था इंटरप्रेटिविस्ट था, तुलनात्मक अध्ययन करते थे, विवेचनात्मक अध्ययन करते थे। एंड वेस्टर्न एंड आइडियल टाइप, वेस्टर्न पद्धति का इन्होंने यूज किया अपनी थ्योरी को बताने में। इन्होंने तर्कवादी सब चीज़ का भी यूज़ किया, रैशनैलिटी का भी यूज़ किया। और वेस्टर्न मीन्स कि अगर कोई हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो ये कोई हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, देन हम खुद को इसके स्थान पर रख के देखें। दिस इज़ कॉल्ड वेस्टर्न पद्धति। ओके, तो इन्होंने इस पद्धति के माध्यम से अपनी थ्योरी दी और केंद्र में क्या रखा, स्टेटस। तो इसी चीज़ पे फोकस करके हमें इनकी थ्योरी जाननी है। हम देखेंगे कि क्या स्थिति थी जब इनकी थ्योरी आई थी। उस टाइम पे राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मतलब पूंजीवाद का उदय हो चुका था, औद्योगिकरण भी हो गया था एंड ग्रोथ हो रही थी, नौकरशाही संस्थाएं चरम पे, नौकरशाही संस्थाएं थी। एंड इनका मतलब ये फेमस क्यों हुई है हम ये देखेंगे, मतलब इनको हम किस लिए, मतलब क्या मेजर चेंज था और उसके लिए फेमस हुई। Then he led change in perspective of sociology from macro to micro and argue किए किस चीज़ पे, social action as subject matter of sociology and bridge gap between positivism and idealism। मीन्स कि ये मैक्रो से माइक्रो की तरफ इन्होंने अध्ययन किया सोशियोलॉजी का, जो चेंज हो रहे थे उसके लिए इन्होंने सामाजिक क्रिया बताया। एंड बहुत ही बड़ा ब्राइस गैप इन्होंने बताया प्रत्यक्षवादी के बीच में और आदर्शवादी के बीच में, क्योंकि ये प्रत्यक्षवादियों को कहते थे ना कि विज्ञान की धारा में, जैसा कि प्रत्यक्षवादी मानते हैं ना कि विज्ञान के तरीके से समाज का अध्ययन करना, तो वेबर का हमेशा से मानना था कि इनका मानना था कि विज्ञान की जो धारा होती है ना, उस पे समाज का अध्ययन करना मीन्स कि इम्पॉसिबल है। और उन्होंने कहा भी कि विज्ञान की धारा पे समाजशास्त्र का अध्ययन करना प्रत्यक्षवादियों की एक गंभीर भूल थी, मतलब कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि समाज में जो घटनाएं होती हैं वो पूरी तरह से सच नहीं होती हैं। मतलब सच मेरा मतलब कि उसके कारण, जैसे मान लो एक समाज में कोई एक घटना हो गई, कोई हत्या हो गई, अब क्या कारण था, उसके कई सारे अनुमान आएंगे, कई सारे सोर्स आएंगे, क्या 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 ऐसे आएंगे। विज्ञान जो रहेगा उसमें जो सच रहेगा उसमें एक ही सच रहेगा, बट जो सामाजिक विज्ञान होते हैं उसमें हमारे कई सच हो जाते हैं। तो कई सारे मतलब वो आ जाते हैं कारण और तथ्य, एक तथ्य नहीं आता है। सो मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र का विज्ञान के अनुसार अध्ययन करना लगभग असंभव सा है। सो इन्होंने ब्राइस गैप बताया इसके बीच में, प्रत्यक्षवाद और आदर्शवाद के बीच में। एंड नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं जीएच मीड की। जीएच मीड जिनका टाइम पीरियड है 1910 से 30 के बीच में, इन्होंने थ्योरी ऑफ सेल्फ का सिद्धांत दिया एंड सिम्बोलिक इंट्रैक्शनिज्म का सिद्धांत दिया, मतलब कि स्व का सिद्धांत। इनकी एक बहुत फेमस बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने स्व का सिद्धांत दिया है। एंड सिम्बोलिक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया, इसीलिए इनको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जैसे कि प्रतीक मतलब एक मतलब अर्थ, एक चीज़ हम मान लिए, संकेत प्रतीक एक संकेत हो गया जिसका एक सामान्य अर्थ होता है, सबके लिए सेम होता है। मान लो ए सबके लिए सेम है। अब इस चीज़ के लिए दो लोग बात कर रहे हैं, ये तो बात कर रहे हैं, मतलब अंतःक्रिया हो गया। अब इसको ये समाज किस नज़र से देख रहा है, दैट मीन्स सांकेतिक अंतःक्रियावाद, मतलब संकेत एक अर्थ के लिए जब दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे होते हैं, अंतःक्रिया कर रहे होते हैं, उसका जो दृष्टिकोण होता है उसका अध्ययन इन्होंने किया, इसलिए इनको हम सामाजिक अंतःक्रियावादी कहते हैं।
एंड इन्होंने मतलब जो अपनी जब थ्योरी दी तो उस टाइम पे स्थिति क्या थी, हो क्या रहा था। देन हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पर्सनालिटी एंड इट्स डेवलपमेंट इन अ प्री एग्जिस्टिंग सोसाइटी। जिस टाइम वो समाज था औद्योगिकरण हो ही चुका था, क्रांति आ ही चुकी थी, तो इन्होंने उस टाइम ह्यूमन पर्सनालिटी को समझने का व्यू डेवलप किया। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ये फेमस भी होते हैं ना, क्यों फेमस हुए, तो ये अंतःक्रियावादी थे और ये सोशल साइकोलॉजिस्ट भी थे। इनको सोशल साइकोलॉजी का जनक भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने सोशल साइकोलॉजी की नींव रखी कि समाज को हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे समझते हैं, और उसी में इन्होंने स्व का अपना सिद्धांत दिया, सेल्फ की थ्योरी दी है। सेल्फ की थ्योरी इनकी जो कि बहुत ही फेमस होती है आगे जा कर के। एंड नेक्स्ट थिंकर्स हमारे हैं तालकट पार्सन्स। तालकट पार्सन्स जो कि आते हैं 1937 से 79 के बीच में, इनका टाइम पीरियड होता है। तालकट पार्सन जो कि एक इंजीनियर थे, तो उन्हें उसी नज़रिए से अपनी थ्योरी को बताया। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें वो दिखाई भी देता है। जैसे सोशल एक्शन है, सोशल सिस्टम, सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवस्था। मीन्स कि मोटा मोटा हम ये समझेंगे कि जैसे दुर्खीम ने बताया कि जो भी क्रिया होती है समाज में, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उसका जिम्मेदार समाज होता है। फिर मैक्स वेबर ने बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्रिया करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्रिया करते हैं, तब वो कहलाती है सामाजिक क्रिया। बट अगर उसी सामाजिक क्रिया को हम समाज के बनाए गए नियम के अनुसार कर रहे हैं, हो जाता है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक क्रिया को नियम के अनुसार करें तो सामाजिक क्रिया व्यवस्था का सिद्धांत हो जाता है, जो कि तालकट पार्सन ने दिया। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कि प्लेयर हैं क्रिकेट के प्लेयर हैं, अब ये खेल रहे हैं तो क्या हुई, क्रिया हुई। एक साथ इतने सारे लोग खेल रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ वो सामाजिक क्रिया हुई। बट इनको खेलना कैसे है, उसका जो रूल बनाया गया और कहाँ खेलना है, क्योंकि रोड पे तो खेल नहीं सकते, प्लेग्राउंड में जाएंगे खेलेंगे। तो ये नियम तो किसने बनाया, समाज में ने बनाया कि हम ये काम कर तो सकते हैं बट करेंगे कैसे और कहाँ करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम, सामाजिक क्रिया व्यवस्था का सिद्धांत। मतलब व्यक्ति जो करता है वो कैसे करता है, इस चीज़ को बताया डिटेल में तालकट पार्सन ने। ये कैसे टाइप के थिंकर्स थे, तो ये भी प्रकारवादी थे। इनका जो व्यू था वो सिंथेसिस था, सिंथेसिस पर्सपेक्टिव था। इन्होंने डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया। जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो उस टाइम पे चल क्या रहा था समाज में, तो उस टाइम क्या था, पोस्ट कॉलोनियल व्यवस्था आ गई थी, मॉडर्न वर्ल्ड कॉम्प्लिसिटी, मतलब आधुनिक व्यवस्था मतलब मिश्रित रूप से उदय हुई थी। मतलब पुरानी व्यवस्थाएं जो थी वो तो हमारी चल ही रही थी, उसी में नई चीज़ों का आगमन हो गया था, नई चीज़ें हमारी आ जाती हैं, नई नई व्यवस्था, इमरजेंस वेलफेयर स्टेट का उदय भी हो गया था। ये जाने किस लिए जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं अपने बहुआयामी दृष्टिकोण के लिए, और इन्होंने मैक्रो और माइक्रो को कंबाइंड किया था। इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को बताने में। नेक्स्ट हमारे थिंकर्स हैं मर्टन, जिनके बारे में हमें जानना है कि इनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1949 से 2003 के बीच में इन्होंने जो थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप, डेविएंस एंड मिडिल रेंज थ्योरी। इन्होंने संदर्भ समूह का सिद्धांत दिया है, विचलन का सिद्धांत दिया है एंड मिडिल रेंज थ्योरी दी है, जिसमें कि जो थ्योरी ऑफ, ये भी एक प्रकारवादी थे, तो इनका जो नज़रिया था ये वही नज़रिया था, मतलब प्रकारवादी नज़रिया, जो कि मानता है कि इन्होंने समाज की तुलना शरीर से की। इन्होंने शरीर को सावयव कहा है, इन्होंने समाज की तुलना शरीर से की कि जैसे शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सब मिलके सहयोगात्मक तरीके से साथ में काम करते हैं, वैसे ही सामाजिक व्यवस्था होती है। इन्होंने रेफरेंस ग्रुप में बताया
समाज में कुछ लोग मतलब कुछ लोग क्या सभी लोग का ये फितरत होता है कि जो हमारे से श्रेष्ठ हो, हम अपने से अच्छा मानते हैं, हम उसकी नकल करें, उसके जैसा बने, उसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। जैसे कि कोई किसी खिलाड़ी का अनुसरण करता है, उसके हेयर स्टाइल का, उसके चीज़ों का, ताकि मैं उसके जैसा दिखूँ, जिसको मैं अपना रेफ़रेंस मान रहा हूँ। रेफ़रेंस ग्रुप मतलब सेलिब्रिटी, जैसे किसी मतलब नायक नायिका का हम अनुसरण करें, उनके हेयर स्टाइल का, उनकी एक्टिंग का, उनके डांस का, उनके ड्रेसेज का। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि तेरे नाम की हेयर स्टाइल इतनी ज़्यादा कॉपी की गई थी हमारे समाज में, तो इसमें जो लोग भी सलमान खान को अपना वो मान रहे थे रेफ़रेंस ग्रुप, उन्होंने सोचा कि मैं उनके जैसा दिखूँ। मतलब कम से कम हेयर स्टाइल से मैं बन जाऊँ, उनके जैसा ब्रेसलेट पहन लूँ, ये कर लूँ। तो ऐसी चीज़ें मतलब नकल करना एक तरह से कह सकते हैं कि नकल करके हम वैसी जगह प्राप्त करना, ताकि लोग हमको बोल दें, "अरे! तुम तो सलमान भाई जैसे लग रहे।" अरे तुम तो ऐसे लग रहे, मतलब वो हमारे लिए अंदर से खुशी वाली चीज़ें होंगी। अरे मेरी तुलना उनसे कर दी है जिनको हम अपना रेफ़रेंस मानते थे, तो दैट इज़ कॉल्ड रेफ़रेंस ग्रुप। डेविएंस, डेविएंस मतलब कि विचलन। ये समाज में जो चीज़ें चल रही होती हैं नियमानुसार, उसके उल्टा काम होना। जब उल्टा काम होने लगता है तो विचलन आ जाता है। जब उसके अनुरूप चल रहा होता है तो कन्फर्मिटी मीन्स कि अनुरूपता होती है। इनका जो दृष्टिकोण था प्रकार्यवादी था। इन्होंने इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया। इन्होंने मैक्रो और माइक्रो दोनों को साथ में लेकर के चला। इनकी जब थ्योरी आई थी उस टाइम पे, इससे पहले बहुत सारी फंक्शनल जो थ्योरीज़ थी प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की, जो ग्रैंड थ्योरीज़ थी वो आ गई थी, बट वो पूरी तरह से सफल होती नहीं दिख रही थी। उसी टाइम पे इनकी थ्योरी आई थी आर.के. मार्टन की। और ये जाने भी जाते हैं प्रकारवादी दृष्टिकोण को शिखर पे पहुंचाने के लिए, फंक्शनल पैराडाइम को, इसीलिए फेमस थे। सो फ्रेंड्स, कल से हम देखेंगे प्रकारवाद का सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।